वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स का पेपर, जो कि आपके SGPGI के सिलेबस से बिल्कुल पूरा 100% मैच करता हुआ है। तो अब जिनका कमिंग टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, मे भी हो सकता है राजस्थान वालों का भी री एग्ज़ाम हो, OSSC का एग्ज़ाम है, MP ग्रुप 5 का पेपर होने वाला है। तो ऑल ओवर सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से पेपर आपके साथ सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर टोटल 100 MCQs रहेंगे आपके। और मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, अभी अपकमिंग टाइम में मार्च में SGPGI का पेपर होने वाला है, आफ्टर दैट OSSC का एग्ज़ाम भी है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में आपका होगा, MP ESB का पेपर भी होने वाला है। तो ये पेपर ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको। तो इस पेपर को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें कि आपको पेपर किस तरीके का आता है। सेकंड थिंग, जिनका भी MP ग्रुप 5 के लिए स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है, उनके लिए 10 पेपर MP ग्रुप 5 के अवेलेबल है। आप चाहें तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कहीं के भी पेपर्स या फिर कोई भी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। MP ग्रुप 5 के पेपर हैं, टोटल 10 पेपर रहेंगे, सभी ऑफिशियली सॉल्व्ड पेपर रहेंगे, आप जिनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज है 25 फरवरी, इसमें हम 100 MCQ सॉल्व करेंगे। क्लास में आप लोग एंड तक जरूर जुड़े रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है आपके लिए, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड एट। तो रेस्पिरेटरी सेंटर है कहाँ पर रहता है, सेरिब्रम में, पोन्स में, मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर स्पाइनल कॉर्ड। आपको या तो एग्जाम में रेस्पिरेटरी सेंटर पूछ सकते हैं, या फिर टेम्परेचर कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा, या फिर आपको बॉडी बैलेंस कौन कंट्रोल करेगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है, सेरिब्रम में, पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है कि स्पाइनल कॉर्ड है। तो ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पर आपको इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट हैं। एक तो आपको आता है कि बॉडी के कोऑर्डिनेशन को, मसल कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कौन करेगा, तो वो होता है सेरिबेलम पार्ट। कौन सा, सेरिबेलम पार्ट, जो बॉडी बैलेंस में, लर्निंग में, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर आपका हो गया हार्ट रेट, ब्रीदिंग, तो ये सभी कौन कंट्रोल करेगा आपका, ये करेगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। यदि बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर यदि मसल मूवमेंट की बात करें या फिर बॉडी बैलेंस की, सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम पार्ट। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है आपके 4-5 जो आपके एग्जाम में आते ही, आपको एग्जाम में पूछे कि बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस। और यदि आपको पूछें कि बॉडी को बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेट करने में कौन हेल्प करता है, तो वो सेरिबेलम। और यदि आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग को पूछें तो वो क्या होगा आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है। थैलेमस से यदि पूछते हैं तो थैलेमस आपका कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग पैटर्न, इन सभी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आई थिंक अभी रिसेंट में जो SGPGI 18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और ये अभी राजस्थान CHO में भी आया था। में भी हो सकता है कि राजस्थान CHO के पेपर को लेके बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल पर, अलग अलग जगह ये है कि पेपर लीक हुआ है। तो हो सकता है आपका पेपर यदि सही में लीक हुआ होगा तो आपका दोबारा से री एग्ज़ाम भी होने के चांसेस रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ क्लास 3rd डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डॉग बाइट का क्या है, क्लास 3rd है, कैटेगरी 3rd है, सभी करना है आपको किसी एक को छोड़कर। तो ऑप्शन में है
गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARV एंटी रेबीज वैक्सीन, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज, इमीडिएटली वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। तो आपको क्लास 3 डॉग बाइट में सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको ARV देना है, एंटी रेबीज वैक्सीन देनी है आपको, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन देना है पैसिव इम्यूनिटी के लिए, वॉश करना है वुंड को कंटिन्यूसली साबुन और पानी से, लेकिन तुरंत ही जो घाव है उसको स्टिच करने का काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए 3 कैटेगरी होती है डॉग बाइट की। डॉग बाइट जब कुत्ता काटेगा तो 3 टाइप की कैटेगरी होती है ट्रीटमेंट की। और ये जो डॉग बाइट है कैसा ट्रीटमेंट है, यदि आपको पूछे कि कौन सी डिसीज़ में जो ट्रीटमेंट है आफ्टर एक्सपोजर या फिर पोस्ट एक्सपोजर दिया जाता है तो वो होती है रेबीज़। और किसके कारण होती है? इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण। अब यहाँ पर यदि रेबीज़ किसी एनिमल को है, जानवर को है, कुत्ते को है, बिल्ली को है, तो उसके काटने से होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट होती है जब डॉग बाइट करेगा तो होती है टचिंग ऑफ फीडिंग एनिमल या फिर लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली जहाँ पर भी चाटा है या फिर लिक किया है तो वहाँ पर क्या करना है आपको, इंटैक्ट स्किन का मतलब है कि स्किन ब्रोकन नहीं हुई है। फिर आता है यहाँ पर तो कैटेगरी फर्स्ट में आपको ओनली साबुन पानी से धुलना है। फिर आती है कैटेगरी सेकंड जिसमें अनकवर्ड स्किन है, स्क्रैच है, एब्रेशन है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में आपको वैक्सीनेशन देना है, रेबीज़ वैक्सीन है वो देना है, और जो वुंड है, घाव हुआ है, उसको लोकल ट्रीटमेंट देना है। थर्ड में आता है आपका कि ब्रोकन स्किन है, यहाँ पर ब्लड भी है और यहाँ पर सलाइवा भी लगी हुई है, साथ ही में एनिमल ने बाइट किया है। तो ऐसे केस में आपको वैक्सीनेशन करना है, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है, लोकल ट्रीटमेंट देना है। आपको वुंड को स्टिच करने का काम नहीं करना है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि क्लास 3 डॉग बाइट में आप सब कुछ करेंगे किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको वुंड को स्टिच नहीं करना है। रेबीज़ के कारण एक प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है हाइड्रोफोबिया। यदि जिस मरीज़ को रेबीज़ हो जाता है तो उसको पानी से डर लगता है, और जब पानी से डर लगता है तो एक जो क्लासिकल साइन माना जाता है रेबीज़ का, क्या कहलाएगा? हाइड्रोफोबिया, दैट मीन्स फियर ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं डॉग बाइट को लेके कि डॉग बाइट से होगा क्या, तो रेबीज़ होगा। रेबीज़ तब होगा जब एनिमल इन्फेक्टेड है, और वो इन्फेक्टेड एनिमल यदि ह्यूमन को काटता है तब। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपको, मेंटल चेंजेस आर सीन इन अ चाइल्ड विथ क्वासियोरकर इंक्लूड एक्सेप्ट। तो जिस बच्चे को क्वासियोरकर है उसमें सभी मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। बच्चा इरिटेबल होगा, हाइपर एक्टिव होगा, अपैथिक होगा कि लेथार्जिक होगा, सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। तो क्वासियोरकर और मरासमस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं, एग्जाम में आपको आता है। क्वासियोरकर में तो बच्चा क्या होगा? फैटी बॉडी का रहेगा। क्या होगा? फैटी बॉडी का रहेगा, जिसमें पर्सन को, जो बच्चा है उसको प्रोटीन की कमी होगी, उसके खाने पीने में क्या होगी? प्रोटीन की कमी होगी, जिसमें बड़ा सा पेट देखने को मिलेगा आपको बच्चे का। इसमें बच्चे में क्या होगा? इसमें प्रोटीन की कमी होगी, एडिमा देखने को मिलेगा, फैटी इन्फ्लेशन होगा। क्या इसके क्लासिकल साइन है। अब यहाँ पर जब जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का ही एक हम इसको टाइप कह सकते हैं, PM का एक टाइप इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा इरिटेबल होगा, हाइपो एक्टिव होगा, मतलब एक्टिविटी उसकी बिल्कुल डल रहेगी, अपैथिक होगा, लेथार्जिक होगा। बच्चे में बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बच्चे में पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। एक क्लासिकल साइन होता है क्वासियोरकर का, होता है पिटिंग एडिमा, वो देखने को मिलेगा बच्चे में। लेकिन बच्चा हाइपर एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चा जिसमें या तो क्वासियोरकर है या फिर मरासमस है, इस कैटेगरी के बच्चे कभी भी हाइपर एक्टिविटी वाले नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? हाइपो एक्टिविटी वाले। नेक्स्ट वन इज द
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे फैलता है? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बाय करियर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट का मतलब स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो किस में आएगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। वो होगा डायरेक्ट कांटेक्ट से। आपके सामने कोई पर्सन आके छींक जाए, खांस जाए तो उसके ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई छोटे छोटे वो उड़ेंगे, उसमें जो वायरस होगा वो आपको होगा। और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये कौन सा था अभी रिसेंट में? कोविड-19। कब फ्लू हो गया आपका और आपको जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सब किस में आएंगे? डायरेक्ट इन्फेक्शन में, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होंगे। नेक्स्ट वन इज द इन मरासमस विच इज़ द प्रिंसिपल लैकिंग फैक्टर। तो यदि मरासमस की सिचुएशन है, कौन सा जो फैक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है? प्रोटीन की, एनर्जी की, विटामिन्स की कि कैल्शियम की? तो मरासमस और क्वासियोरकर, क्वासियोरकर में तो बच्चे में क्या होगा? प्रोटीन की कमी होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी। कि मरासमस वाले बच्चे में एनर्जी की, कैलोरी की ही कमी होगी। बच्चे में क्या होगा? कैलोरी की कमी होगी। तो यहाँ पर वो कैलोरी क्या कहलाएगी? वो होगी एनर्जी। यदि यही चीज़ क्वासियोरकर में पूछते तो आप कहते प्रोटीन की कमी है, लैकिंग फैक्टर प्रोटीन है। लेकिन यहाँ मरासमस में पूछा है तो लैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? एनर्जी और कैलोरी। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि बॉडी के साइज बढ़ती है तो क्या कहलाएगा? ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस या फिर मैच्यूरेशन। इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू। साइज और मास ऑफ द टिश्यू का मतलब है यहाँ पर आपकी बॉडी का शेप बढ़ रहा है तो क्या होगा? ग्रोथ। लेकिन जब आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही हो तो क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। यदि मेंटल स्किल की बात करें वो डेवलप हो रहा हो तो कहलाएगा डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर बॉडी की शेप साइज की बात हो रही है तो क्या कहलाएगी? ग्रोथ। क्लियर है? नेक्स्ट इज मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड इज। मैच्यूरेशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें बच्चे की स्किल को लेके बात हो रही है तो ये क्या है? डेवलपमेंट है, इंक्रीमेंट है, ग्रोथ है कि मैच्यूरेशन है? मैच्यूरेशन जब स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल फंक्शन जो आपके बच्चे के सोचने समझने की क्षमता है वो और अच्छी होती जा रही है तो वो कहलाता है मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन किसका पार्ट होगा? होगा डेवलपमेंट का। किसका होगा? डेवलपमेंट का। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 44, 45, 46 या फिर 47? 21 होगा डाउन सिंड्रोम में। ट्रायोसोमी यहाँ पर पूछे तो वो होगा टर्नर सिंड्रोम। कितने क्रोमोसोम होंगे इसमें? 45। कितने होंगे? 45 क्रोमोसोम। Turner syndrome is due to chromosomal abnormalities in which all or part of one of the X chromosome is missing. Generally 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में 46 क्रोमोसोम होंगे। इसमें एक X क्रोमोसोम क्या होगा? मिसिंग होगा या फिर इसकी कमी होगी। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होंगे? 45. Next one, in following which factor directly does not affect the growth and development of child? इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सीधा सीधा बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर नहीं करेगा? फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, सेक्स ऑफ चाइल्ड, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या फिर बिजनेस ऑफ फादर। तो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट किसका असर नहीं पड़ेगा? उसकी ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर। फिनोटाइप का बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स की जेनेटिक्स से वो बच्चे में ज़रूर आएगी। सेक्स ऑफ चाइल्ड का पड़ेगा। सेक्स ऑफ चाइल्ड का किस तरीके से पड़ेगा कि जो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ और गर्ल्स में आपने देखा होगा गर्ल्स टाइम के पहले ही हेल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हो गया सेक्स ऑफ चाइल्ड। इससे भी पड़ेगा कहीं कहीं किसी घरों में लड़के होते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छी केयर दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के। तो ये हो गया क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बिल्कुल असर पड़ेगा।
फिर आता है बिजनेस ऑफ फादर। तो यदि डायरेक्टली बात की जा रही है तो डायरेक्टली पिता का क्या बिजनेस है उसका बच्चों पर असर पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली पड़ेगा कि वो गरीब होंगे या फिर बहुत अमीर होंगे इस तरीके से, लेकिन उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर डायरेक्ट बिजनेस है जो पिता का बिजनेस उस तरीके से इफेक्टिव। एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट्स टू सीक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन। किस एज से जो ह्यूमन फीटस है किस एज से अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, स्टार्ट करता है? 12 वीक ऑफ जेस्टेशन से, 24 वीक ऑफ जेस्टेशन से, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन से, या फिर 32 वीक ऑफ जेस्टेशन से। थायरोक्सिन हार्मोन जो इनिशियल पीरियड होता है उस टाइम पर तो नहीं बनाता है फीटस, लेकिन जब फीटस 10 से 12 वीक का हो जाएगा, 10 to 12 वीक जो जेस्टेशनल पीरियड हो जाएगा, उस टाइम पर फीटस अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? एग्जाम में आता है तो आपको 10 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, कितना 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में बच्चा अपना खुद का थायरोक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर थायरोक्सिन को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्रेटिनिज्म तभी होता है जब फीटल पीरियड में बच्चे को थायराइड हार्मोन की कमी रही हो, किसकी? फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाए, मेंटल डेवलपमेंट रुक जाए, और ये होता है कि जब थायराइड हार्मोन की कमी रही होगा फीटल और अर्ली लाइफ में, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रेटिनिज्म। क्या कहलाएगा? क्रेटिनिज्म। जो थायराइड हार्मोन है इसके सिंथेसाइजेशन के लिए कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है? तो ये आता है, वो होता है क्या? आयोडीन। इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक खाइए, घेंगा रोग को दूर भगाइए। नेक्स्ट इज, इफ ए प्रेग्नेंट लेडी इज सफरिंग फ्रॉम मिक्सेडीमा देन व्हाट इफेक्ट विल बी सीन ऑन ग्रोइंग फीटस। तो यदि बच्चे में क्या है, सॉरी प्रेग्नेंट लेडी है, मिक्सेडीमा हुआ है उसको, जो उसके यूट्रस में बच्चा पल रहा है, ग्रोइंग फीटस है, उसमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, फीटस विल हैव नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी को यदि मिक्सेडीमा है, यदि प्रेग्नेंट लेडी को मिक्सेडीमा है, तो यहाँ पर ग्रोइंग फीटस को क्या होने के चांसेस होंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होंगे? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ सीवियरली एडवांस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म और मिक्सेडीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी अपना खुद का थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो ग्रोइंग फीटस है उसको क्या होने के चांसेस रहेंगे? मिक्सोडीमा। नेक्स्ट वन, एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। किस एज में बच्चे के जो हेड की साइज है 90% तक जो एडल्ट हेड साइज होती है उस तक पहुंच जाएगी, एक एवरेज एडल्ट हेड साइज तक? 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कि 8 साल में? तो यदि जब बच्चे की एज 2 साल तक हो जाए तो एटलीस्ट 90% तक उसकी जो हेड की साइज है उसके पेरेंट्स के हेड की साइज के बराबर हो जाएगी। कब तक? 2 साल तक। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2। If a baby birth weight is 3 kg, then at the age of 5 months, weight of the baby should be। तो यदि बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय 3 किलो था, तो बच्चे का वजन 5 महीने में कितना हो जाएगा? 5 किलो, 6 किलो, 7.5 किलो, या फिर 9 kg? कितना वेट होगा यदि बच्चे का जन्म के समय 3 किलोग्राम वजन था, तो बच्चे का 5 महीने में वजन कितना हो जाएगा? तो जनरली यहाँ पर बच्चे का बर्थ वेट से डबल वेट होता है जब बच्चे की एज कितनी हो? 6 महीने, 5 to 6 मंथ तक। तो यहाँ पर भी 3 kg है जन्म के समय, और 5 to 5 मंथ में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 6 kg। और यदि यही बात की जाती ट्रिपल की, तो ट्रिपल होता कब? 1 ईयर में, और क्वाड्रिपल होता 2 साल में। तो बच्चे का यदि डबल वजन पूछे तो 5 से 6 महीने में, ट्रिपल पूछें तो 1 साल में, और क्वाड्रिपल पूछें तो 2 साल में बच्चे का वजन 4 गुना हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ वेट के। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 6 kg। नेक्स्ट इज,
एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट, जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है? 30 से 35 सेंटीमीटर, 35 से 40 सेंटीमीटर, 45 से 51 सेंटीमीटर या फिर 50 से 60 सेंटीमीटर। तो एक एवरेज इंडियन बेबी की हम बात करें तो 50 से 55 सेंटीमीटर तक जो लेंथ होती है। लेकिन एज ऑन हम ऑप्शन के जाते हैं, एज ऑन ऑप्शन के जाते हैं तो आपका आंसर होगा 45 से 51 तक। कितना? 45 टू 51, क्योंकि 55 क्या है यहाँ पर हाईएस्ट रहती है, लेकिन यहाँ पर एक एवरेज की हम बात करें कितना होगा? 45 से 51 सेंटीमीटर। एक जो बच्चा है उसकी एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होगी? लंबाई कहलाएगी कितनी? 45 से 51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज एट विच एज लेंथ ऑफ बेबी डबल ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये हमने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन, किस एज में बच्चे की जो लंबाई है वो डबल हो जाएगी जो उसके वजन के टाइम पे थी। 2 साल, 3 साल, 4 साल की 5 साल। बच्चे की लेंथ की बात हो रही, वजन तो आपको पता है कि डबल 5 से 6 महीने में होगा, ट्रिपल 1 साल में होगा। अब बच्चे की लेंथ की हम बात करते हैं तो डबल कब हो जाएगी? 4 साल में। कब होगी? 4 ईयर। कब होती है डबल? 4 साल में। नेक्स्ट वन, द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी ट्रिपल्स एट। तो जो बर्थ वेट है बेबी का ट्रिपलेट्स का वो कितना होगा? सॉरी, बच्चे का जो वजन है वो 3 गुना कब होगा? 9 मंथ में, 12 मंथ में, 18 मंथ में कि 15 मंथ में? जैसा हमने पहले पढ़ा कि डबल तो हो जाता है 5 से 6 महीने में, वो ट्रिपल हो जाता है कब? 1 साल में। दैट मीन्स 12 मंथ ऑफ एज पे है। इनका यूज़ किसके लिए किया जाता है? न्यूमो पेरिटोनियम फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए, या फिर आप ये याद रख सकते हैं कि इनका यूज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, आपको इमेज बस आ सकती है। क्वेश्चन है टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग सोन इन दिस फोटोग्राफ। तो यहाँ पर एक इमेज में ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, चूहा दिख रहा है। अब ह्यूमन की सेल्स लेके या फिर ऑर्गन लेके चूहे में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, तो ये कौन सी ग्राफ्टिंग दिखाई जा रही है? आइसोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग, ऑटोग्राफ्टिंग या फिर जीनोग्राफ्ट। तो कौन सी ग्राफ्टिंग है जो यहाँ पर शो हो रही है? तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग शो हो रही है इसका नाम क्या है? तो एक ग्राफ्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज है, क्या है? डिफरेंट स्पीसीज है, तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग बताई जा रही है वो कौन सी स्पीसीज का यूज़ किया जा रहा है ग्राफ्टिंग के लिए? तो ये कहलाएगी कौन सी ग्राफ्टिंग? जीनोग्राफ्ट। अ टिश्यू ग्राफ्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम द रेसिपिएंट। तो यहाँ पर जब अलग स्पीसीज होगी तो क्या कहलाएगा? जीनोग्राफ्ट। यदि स्पीसीज क्या है? सेम है। क्या है यहाँ पर? अब आपको 4 टाइप की ग्राफ्टिंग याद रखनी है, चारों में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ऑटो का मतलब होगा आपकी खुद की ऑन बॉडी, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट है एक जगह से दूसरे जगह ग्राफ्ट किया जाता है तो क्या कहलाएगा? ऑटोग्राफ्ट। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पर? मान लीजिए आपकी थाई की स्किन को लेके फेस पर यूज़ कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोग्राफ्ट। फिर आता है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब होगा आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे या फिर जिनके स्ट्रेन हैं जो सेम होंगे। स्पेशली आपको आइसोग्राफ्ट में आइडेंटिकल ट्विंस याद रखना है। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो क्या करेंगे? इनके बीच में जो ग्राफ्टिंग होगी वो कहलाएगी आइसोग्राफ्ट। फिर आता है सेम स्पीसीज बट डिफरेंट मेंबर, ह्यूमन टू ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया, मान लीजिए आपकी ग्राफ्टिंग आपके किसी फ्रेंड्स के लिए या फिर आप जिसको जानते भी नहीं है, डोनर और रिसीवर इस तरीके से रहें तो वो कहलाएगी एलोग्राफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। फिर आता है जीनोग्राफ्ट। तो जीनोग्राफ्ट का मतलब होगा स्पीसीज ही चेंज हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर अब आपको 4-5 इमेज रहेंगी जिसमें हाथी पूरे हिले डुले हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस इमेज में कौन सी डिफॉर्मिटी दिख रही है। आप देख सकते हैं थंब के साइड वाली जो फिंगर है वो कैसी है? टर्न है, बाकी 3 फिंगर्स डाउन साइड को जा रही हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर या फिर बॉटनियर डिफॉर्मिटी।
ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी शो हो रही है इसका नाम क्या है? तो जो यहाँ पर डिफॉर्मिटी दिख रही है क्या है? बॉटरेनियर डिफॉर्मिटी, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपका जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो क्या रह जाएगा? फ्लेक्स्ड रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? फ्लेक्स्ड रह जाएगा। तो इसको क्या कहा गया है? बॉटोनियस डिफॉर्मिटी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और जनरली ये किसी ट्रॉमा के कारण या फिर जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, यहाँ पर ये जो जॉइंट है इसमें कुछ ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई है, उसके कारण भी इस तरीके से डिफॉर्मिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अदर ऑप्शन में स्वान नेक डिफॉर्मिटी, देखिए दो इमेज है जिससे इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हाइपरफ्लेक्शन देखने को मिलेगा बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में, पीआईपी जॉइंट में। लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा? जो फिंगर्स हैं कैसी हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी डाउन साइड को। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा? एक कहलाएगा स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब एक ही हाथ में आपको एक सेम टाइम पर स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है या फिर बॉटोनियर डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है। जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी है एक क्लासिकल साइन है, कॉमन रीजन हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्वान नेक डिफॉर्मिटी इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में आपको ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी इजीली देखने को मिलेगी। फिर आता है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर, अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजिशन एंड देन स्नैप स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रिगर फिंगर में क्या होगा कि आपकी फिंगर सडनली क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी और जिसको स्ट्रेट करना क्या होगा? थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम होगी। फिर आता है मैलेट फिंगर। क्या है? जिसको वेस्ट बॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। किसी इंजरी के कारण होगी जिसमें फिंगर्स और थंब क्या रहेंगे? नीचे की तरफ बेंड रहेंगे। आपको मेन इनकी इमेज याद रखना है और कौन सी नर्व के कारण होता है हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स किस कंडीशन में देखने को मिलेंगे? यूरेमिक सिंड्रोम, क्रॉनिक रीनल फेलियर में, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे कौन सी कंडीशन में? सभी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो यूरेमिक सिंड्रोम है, क्रॉनिक रीनल फेलियर और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी ये सारे केस में देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है वो अपने हाथों को होल्ड करने में अनेबल रहेगा और उसके हाथ हमेशा फड़फड़ाए हुए रहेंगे, जैसे एट्रैक्सिस के पेशेंट के होते हैं उस तरीके से। तो या किसी ये तो मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी के कारण हो सकता है, चाहे उसमें किडनी फेलियर हो जाए, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन हो सकती है या फिर लिवर फेलियर। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर है, यूरेमिक सिंड्रोम भी मेटाबॉलिक में आ जाएगा, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। तो इसमें आपके हाथ कैसे रहेंगे? फ्लैप्ड रहेंगे, फड़फड़ाए हुए टाइप्स रहेंगे, फ्लैपिंग मोशन देखने को आपको मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? फ्लैपिंग ट्रिमर्स या फिर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज इफेक्टिव बिकॉज इट। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है उसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इफेक्टिव क्यों होगी? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन, रिमूव्स एंटीबॉडीज दैट इम्पेयर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस and decrease the production of autoantibodies that damage the acetylcholine receptor। तो माइस्थेनिया ग्रेविस कब होगा? जब जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं कैसे होने लगेंगे? डैमेज होने लगेंगे। क्या होगा? इनमें कुछ आपको डैमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है डैमेज ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी किस तरीके से काम करेगी कि जो ऑटो इम्यून डिसीज है एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जब हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो खुद की ऑन एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में यहाँ पर ये देखिए इस इमेज से आपको इजीली माइस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा। ये रही यहाँ पर सिनेप्सिस जो क्या कर रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या? एसिटाइलकोलिन रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगी? रिलीज साइट होगी नर्व टर्मिनल के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन रहेगा क्या है? यहाँ पर जो इम्पल्सेस हैं मसल्स तक जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स हैं मसल्स तक जा रहे हैं। यदि यहाँ पर आपकी
ऑन ऑटो एंटीबॉडी बनती हैं, तो ये क्या करेंगी, इन रिसेप्टर को ख़त्म करने का काम करेंगी, राइट। लेकिन जब यदि हम यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में, तो जो यहाँ पर खुद की ऑटो एंटीबॉडी बन रही हैं क्या होंगी, कम हो जाएंगी। कैसी होंगी, कम होंगी। जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तब ये क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम कर रही हैं, नष्ट करने का काम कर रही हैं, तो ये कम होगा। और इसी तरीके से मायस्थेनिया ग्रेविस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक मेन जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का काम क्या होगा, जो खुद की एंटीबॉडी बन रही हैं उनके प्रोडक्शन को कम करना। और जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है डैमेज हो रहा है, प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं जा पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इस तरीके से कारगर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका वजन कितना है, 2 किलो 900 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेबी कैसी कंडीशन में पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट बेबीज है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेट बेबी या फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है। तो ये किस तरीके का बेबी है जो पैदा हो गया, जिसका वजन 2.9 kg है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। बिकॉज जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का, वो होता है 2.5 kg से ज़्यादा। लेकिन जब ये 2.5 kg से कम होता है तब ये सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़ में। किसमें, लो बर्थ वेट बेबीज़ में हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट में ऐसे बेबीज आएंगे जिनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg या फिर 1500 ग्राम से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ है, और जेस्टेशनल एज क्या रही हो, कंप्लीट रही हो, आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं, लेकिन बर्थ वेट कितना है, 1500 ग्राम से कम है। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ। तो अब जिनका वजन 1000 ग्राम से भी कम है और 1 किलो से भी कम वजन के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल MUAC, दैट मीन्स मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें MUAC कितना होता है, क्या है, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है कितना होता है, 12 से 16 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर या फिर 20 से 21 सेंटीमीटर। कितना होगा, सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि MUAC है क्या। MUAC चेक किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, कहाँ से, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUAC यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। किसके लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। अब यदि नॉर्मल एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बात की जाए, कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर। कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर। फिर बात आती है 1 साल के बच्चे की, तो होगा 12 to 16 सेंटीमीटर। जैसे वेट और हाइट बढ़ती है उतने फास्ट तरीके से MUAC नहीं बढ़ता, ये भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर 1 साल में होगा 12 से 16 सेंटीमीटर। फिर होगा 1 से 5 साल की एज में तो 16 से 17। आपने 1 साल से 5 साल तक के बच्चे देखे होंगे, उनका जो आप MUAC चेक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है सब। नेक्स्ट आता है 12 ईयर। तो 12 में 17 to 18, 15 में 20 से 21 सेंटीमीटर MUAC रहेगा। MUAC चेक किया जाता है साकेट टेप से। ये टेप आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो रेड लाइन है, येलो है और ग्रीन है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर MUAC इस तरीके से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन बैंड की, तो ग्रीन बैंड आता है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, हेल्दी है। 9 to 11 के ऊपर जाता है तो क्या है, बच्चा हेल्दी है। फिर यदि बिलो येलो में जाता है, दैट मीन्स क्या है, बच्चे को जो बच्चा यदि येलो इसमें जाता है बैंड में, दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेट मालनरिश्ड है या फिर माइल्ड कह सकते हैं। यदि रेड में जाता है तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा मालनरिश्ड, सीवियर मालनरिश्ड है, वो बच्चे को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड द टोडलर ग्रुप। तो कौन सी स्टेज है जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 28 डेज, 28 दिन से 1 साल, 1 साल से 3 साल या फिर 3 से 6 साल।
तो टोडलर एज ग्रुप की बात हो रही है और टोडलर एज ग्रुप कौन सी कहलाती है? तो टोडलर यहाँ पर कहलाएंगे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक हो। कौन सी? 1 से 3 साल तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड की। तो प्रीनेटल पीरियड होता है ओवम से लेके, क्या है? ओवम, जो कि 0 to 14 डेज आफ्टर द कॉन्सेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियो, क्या होगा? एम्ब्रियो, जो कि 14 दिन से 8 वीक तक, क्या कहलाएगा? 14 दिन से 8 वीक तक का। फिर आता है फीटस, 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ। याद रखना एम्ब्रियो पीरियड कब तक कहलाता है? 14 डेज टू 8 वीक्स तक, देन 8 वीक्स टू बर्थ तक, या फिर हम 8 से 40 वीक कह सकते हैं, कहलाएगा फीटस। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड, क्या होगा? पोस्ट नेटल पीरियड, दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएगा 0 to 28 डेज तक का। अर्ली न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 7 डेज तक के। यदि ओनली न्यूनेट पूछे तो 0 से 28 दिन। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक की एज ग्रुप का बच्चा। टोडलर 1 से 3 साल। फिर आते हैं यहाँ पर प्री स्कूलर, जो कि LKG UKG वाले बच्चे होते हैं, 3 साल से लेके 6 साल तक के। स्कूल गोइंग में आएंगे 6 साल से 10 साल तक के। एडोलसेंट में 10 ईयर टू 19 ईयर्स अकॉर्डिंग टू WHO के, तो एडोलसेंट ग्रुप में आएंगे। फिर आता है अर्ली एडोलसेंट पीरियड, मिडिल एडोलसेंट पीरियड एंड लेट एडोलसेंट पीरियड। तो एडोलसेंट पीरियड की 3 स्टेज हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट। एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो आपको इनके लिए भी याद रखना है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है, कितनी पल्स रेट होगी? 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट, या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है और नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाती है, तो कितनी होगी? 80 से 130 पर मिनट। जितनी कम एज होती है पल्स रेट उतनी ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। एज जितनी कम पल्स रेट उतनी ज़्यादा। न्यूबॉर्न में होगी 100 से 150 तक। इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा अर्ली इन्फेंसी पीरियड में 6 मंथ तक का, तो 90 से 120। और ओनली इन्फेंट है तो 80 से 120। बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो 70 से 130। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, क्या है यहाँ, सॉरी, जो न्यूबॉर्न बेबी है यहाँ पर, उनमें एक्सिलरी टेम्परेचर है जो कितना होगा? 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। बेबी के एक्सिलरी टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो कितना होगा? 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। एक इसमें रेंज हो गई, ये हो गई आपकी सेल्सियस में और सेंटीग्रेड में। यदि यही रेंज आपको फ़ारेनहीट में पूछी जाती है, तब आपको कहना है 97.5 to 99 डिग्री फ़ारेनहीट क्या होगी? नॉर्मल रेंज होगी किसकी? एक्सिलरी टेम्परेचर की इन न्यूबॉर्न बेबीज़। पल्स रेट आपको एग्जाम में आती है, रेस्पिरेटरी रेट आती है, BP आता है और टेम्परेचर आता है। और ये भी आता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में क्या क्या चेक किया जाता है, तो पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। ब्लड प्रेशर है जो चेक नहीं किया जाता, लेकिन होता कितना है? 80 to 60 क्या है यहाँ पर? डायस्टोलिक, और 45 to 40 जो नॉर्मली एडल्ट का होता है 120/80। तो ऐसे ही यहाँ पर 80 to 45 है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा? बेबी का ब्लड प्रेशर मेजर किया गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 मंथ। तो यदि बच्चे की एज 3 महीने की है, बेबी कितना है? 3 महीने का है, तो यहाँ पर बेबी की लेंथ है जो लंबाई है कितनी होगी? ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, कितनी होती है? तो एवरेज बात करें हम तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। और एवरी 3 मंथ, स्टार्टिंग के एवरी 3 मंथ बेबी की हाइट लेंथ बढ़ती है 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये बढ़ेगी 1 साल तक। कब तक? 1 साल तक। आफ्टर दैट थोड़ा स्लो हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है
यदि बेबी की हाइट की बात करें तो स्टार्टिंग के 1 ईयर तक कितना हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि हर महीने 5-5 सेंटीमीटर, एवरी 3 मंथ में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी हाइट और लेंथ है जो बच्चे की, लेकिन ये 1 साल तक बढ़ेगी। तो यदि 3 महीने में बात की जाए तो कितनी हो पाएगी 60। एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस, क्योंकि एग्जाम में आपको आता है हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है हेड सरकमफेरेंस कितना 34 to 35 सेंटीमीटर। 2 महीने में 38, 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर, 4 में 41, फिर 42 to 43, ये क्या हो जाएगा हेड सरकमफेरेंस हो गया। फिर यहाँ पर जो हेड सरकमफेरेंस होता है चेस्ट सरकमफेरेंस से कितना होगा 3 सेंटीमीटर बस कम होता है। कितना होता है 3 सेंटीमीटर कम होता है। और 1 साल की एज होते होते बच्चों का जो हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस तो दोनों कैसे हो जाते हैं इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। यहाँ पर आपको बताना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वजन कितना है 3.5 किलो है, 3500 ग्राम है, लेकिन बच्चे का बर्थ वेट 3 गुना ट्रिपल कब हो जाएगा। ऑप्शन में 12 मंथ, 6 मंथ, 15 मंथ या फिर 24 मंथ। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बर्थ वेट होता है वो डबल हो जाता है 5 to 6 मंथ की एज में। कब कितने में 5 to 6 मंथ की एज में। लेकिन जब इसके ट्रिपल होने की हम बात करते हैं तो ये ट्रिपल हो जाता है कब 1 ईयर और 12 मंथ की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। तो इंडिया में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। नवंबर 1986, नवंबर 1985, दिसंबर 1978 या फिर जनवरी 1992। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया गया था 19 नवंबर 1985 में। कब 19 नवंबर 1985 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। लेकिन यदि ईपीआई पूछे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन तो ये इसको लाया गया था मई 1978 में। कब मई 1974 में, लेकिन इंडिया में कब से स्टार्ट किया गया था 1978 से। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टू रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यदि बॉडी के, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बॉडी के जो लोअर ट्रंक है या फिर लोअर पार्ट है या फिर दोनों पैर में वीकनेस आ जाती है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे, टेट्रा प्लेजिया, क्वाड्रीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया या फिर पैरापैरेसिस। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी लोअर पार्ट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा पैराप्लेजिया और पैरापैरेसिस, इसको हम पैराप्लेजिया या फिर पैरापैरेसिस कहेंगे। अब इमेज देखिए जिससे इजीली क्लियर हो जाएगा। यदि आपको आता है कि लेफ्ट साइड फुल लोअर टू अपर पार्ट क्या हो रहा है वीक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, तो ये कहलाएगा हेमी। यदि पैराप्लेजिया कहते हैं तो लोअर पार्ट बॉडी का, क्वाड्री कहते हैं तो लोअर अपर दोनों, मोनोप्लेजिया कहते हैं तो या तो एक हाथ हो सकता है या फिर एक पैर हो सकता है, कुछ भी सिंगल है जो हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा मोनोप्लेजिया। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन न्यूप्लाज्म इज। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो कौन सा है, एंजियोमा, ग्लियोमा, न्यूरोमा या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सबसे कॉमन ब्रेन न्यूप्लाज्म है वो होगा ग्लियोमा, जो कि 45% होगा। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होने वाला एक तरीके से ट्यूमर है जिसको हम क्या कहेंगे ग्लियोमा। एक और जो ग्लियल सेल्स होती हैं, कौन सी ग्लियल सेल्स होती हैं उनको अफेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम भी ग्लियोमा रखा है। वो 45% केसेस में ट्यूमर कॉज करेगा, जो कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट का मतलब होगा फैलने वाला ट्यूमर, बिनाइन फैलता नहीं एक ही जगह होगा, लेकिन मैलिग्नेंट क्या होगा मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट इज सीन इन। तो फ्लेयर चेस्ट है जो किसमें देखने को मिलेगी, हाइपरटेंशन के पेशेंट में जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रिब्स फ्रैक्चर के पेशेंट में, या फिर डायफ्राम हर्निएशन में। किसमें है जो फ्लेयर चेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ्लेयर चेस्ट का मतलब है फ्लोटिंग टाइप से, जो
जो चेस्ट में जो रिब केज है और रिब्स है वो क्या रहेंगी, फ्लोटिंग टाइप से देखने को मिलेंगी। फ्लेयल चेस्ट इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। और फ्लेयल चेस्ट, फ्लेयल का मतलब क्या है, जब रिब्स इफेक्ट हुई हैं तो रिब्स में फ्रैक्चर होता है, तब इस तरीके से आपको क्या देखिए यहाँ पर इमेज देखिए आप, फ्लेयल चेस्ट में क्या होगा, जब रिब्स में क्या होगा, फ्रैक्चर होगा, तब ये देखने को मिलेगा। तो रिब केज ब्रेकआउट होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंजरी के कारण जो रिब्स फ्रैक्चर हुआ है, रिब्स टूटी हैं, पसलियाँ टूटी हैं, उनका जो कुछ सेगमेंट है वो क्या रहेंगे, फ्लोट रहेंगे, रिब केज में फ्लोटिंग होगी, वो कहलाएगा यहाँ पर फ्लेयल चेस्ट। जब आप इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन करेंगे तब आपको ये फील होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर चाइल्यूरिया मीन्स, चाइल्यूरिया का मतलब क्या है, टर्बिड अपीयरेंस इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन, या फिर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो कहलाएगी मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन। क्या होगा, मिल्की अपीयरेंस इन यूरिन। नेक्स्ट है यहाँ पर टिटनस ऑर्गेनिज्म में नॉट सर्वाइव बाय। तो जो टिटनस का कॉजेटिव एजेंट है, क्या है, टिटनस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो किस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऑटोक्लेव में, फ्लेमिंग में, फ्यूमिगेशन में, या फिर बॉइलिंग में। अब टिटनस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। क्या है, टिटनस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। वो क्लोरेस्टेडियम टेटेनी यहाँ पर किस में है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा, क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स क्या हैं, स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो सभी चीज़ें मर जाएंगी, ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉइलिंग में जो स्पोर्स हैं वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में जलाने से भी। तो जो चीज़ यहाँ पर इफेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा लेवल होगा, जब कैंसर ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा। थर्ड बी, फोर्थ है, सेकेंड है, या फिर फोर्थ बी। तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा, तो वो होगा फोर्थ ए। कौन सा होगा, फोर्थ ए। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज फोर्थ होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है, रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्थ ए। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर, जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट हैं, उनमें जाके फैलता है। कहाँ से, सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आया तो फोर्थ है, लेकिन जब डिस्टेंट ऑर्गन, दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा फोर्थ बी। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है फोर्थ ए। यदि कहें यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है, फोर्थ बी। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इफ यू आर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज विथ कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल देन द कट ऑफ वैल्यू शुड बी। तो यदि आप डायबिटीज क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंफर्म कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 126 एंड पोस्ट PPBS मोर देन 200, FBS मोर देन 110 और PPBS 200। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, PPBS की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और FBS की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा, यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ है या नहीं, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कंफर्मेटरी होगा वो होगा आपका 126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और जो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा, मोर देन 220, तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट वन, person whose weight is 80 किलोग्राम and height is 156 सेंटीमीटर।
BMI ऑफ पर्सन इंटरप्टेड एज, एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा यदि पर्सन का वेट कितना है 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो BMI का आपको फॉर्मूला लगाना है बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है रहा यहाँ पर फॉर्मूला। तो जब आप यहाँ पर पर्सन का BMI कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, और पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में। किसमें, ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 टू 24.9। यदि नॉर्मल BMI की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 टू 24.9। लेकिन यदि यही BMI लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से, उसमें अंडरवेट में। किस में कहलाएगा, अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 से 24.9, ये डिपेंड करती है BMI आपके वेट एंड हाइट पर। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। BMI डिपेंड करेगा आपकी हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 से 29.9 यदि BMI निकल के आती है तो ओवरवेट। यदि 29 से 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग 3 क्लासें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर 3 क्लिनिकल कॉज हैं, कौन कौन से हैं, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। तो ये किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स 3 सिम्टम है, मम्स के, मीजल्स के या फिर रूबेला और टाइफाइड के। तो किसके हैं, क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब है 3 साइन है। कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। नोज में सिम्टम है कोरिएजा में क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की, उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा। जनरली कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो 3 क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, वेक्टर्स, मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटरबॉर्न डिसीज हैं, जिनके वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो। डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडीज एगिप्टी। मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी, टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वेक्टर हैं जो मॉस्क्यूटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडेज। तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा, इजीली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। सिफिलिस भी हो जाएगा, बच्चे को HIV भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का, ये होता है फीको ओरल रूट। कौन सा, फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था, 1962, 1972, 1982 या 1952। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब, 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट।
अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा, यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए। फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है, जो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंटिस। तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए? वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और इस 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो विड्रावल। क्या है? विड्रावल मेल में यूज़ किया जाएगा ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज़ किया जाएगा, डायफ्राम यूज़ किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा? विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज़ होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है, जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, जिसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IQ में भी डिफाइन करेंगे। तो IQ का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको। एग्जाम में या तो आपको IQ निकालने के लिए कहा जाएगा इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए IQ की वो आ सकती है। तो IQ का फुल जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका IQ। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए? मेंटल रिटार्डेशन के लिए। एग्जाम में आपको हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको IQ रेंज याद रखने की ज़रूरत होगी। जितना कम IQ होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50, सीवियर होगा तो 20 से 35, और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्जाम में आता है कि एडमिशन की ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का IQ लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको IQ लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस है इसका नाम। तो क्या कंट्रोल करती है? टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए। कौन सी? आई बॉल को। और जो 3 क्रेनियल नर्व है, 3 क्रेनियल नर्व जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलोमोटार 3rd क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर 4th क्रेनियल नर्व एंड एब्ड्यूसेंस 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं? आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी।
तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है 1 हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे सर्जरी के 1 वीक पहले। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडिग्रोल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के, वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी? क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है, इसीलिए इस एंटी प्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनमें से कौन सी हैं। प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं जनरली, कौन सी? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लो डोज रहेगा। और जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइट, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर ये है यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट। ये क्या है? प्रोजेस्टासाइट है, टी शेप डिवाइस है और ये क्या है? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एलएनजी होगा यहाँ पर, मेरेना जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर एलएनजी और मेरेना, एलएनजी और मेरेना आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में। तो ये किसकी इमेज है? मेरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेवोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, एक क्या है? प्रोजेस्टासाइट है। और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना? 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं। याद रखना है आपको, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइट, मेरेना और एलएनजी। फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी? जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकेंड जनरेशन आईयूडी में, तो सेकेंड में आएगा कॉपर-टी 380A, कॉपर-टी 200B, मल्टीलोड और नोवा-टी। ये सब किसकी हैं? ये है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पाइरल, कॉइल्स और बाव से सब क्या हैं? ये है यहाँ पर कौन से? ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको ये सभी आईयूसीडी हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या बैरियर का मतलब रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, सब क्या होगी? बैरियर मेथड होंगी। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपर-टी 380A आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन अ। तो कॉपर-टी 380A आईयूडी है जो
कब रिमूव करवा सकते हैं, कितने टाइम में, 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में। तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिशिएंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है, आफ्टर दैट 1 ईयर 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। आईयूडी का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है आईयूसीडी का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन। एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपके सीएचओ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी है, माला डी से किस तरीके से डिफर है, तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा, जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो माला डी से इस तरीके से भिन्न है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला एन, लेकिन माला डी को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ। एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे, तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के, कौन से, 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इज लैक्टेटिंग मदर इज। तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है, कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल आपको मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स पीओपीज के नाम से मिलेंगी या फिर मिनी पिल्स के नाम से मिल जाएंगी और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली, जो कि वंसा वीक पिल हफ्ते में 1 बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स, लॉकफेम और सेंटोक्रोमैन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है ये क्या है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये कब दी जाती है, इट्स गिवन एवरी 2 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर। तो DMPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये हर 3 महीने में, कब, एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू। क्या है, डेपो प्रोवेरा, एग्जाम में आपको आता है तो डेपो प्रोवेरा दिया जाता है कब, एवरी 3 मंथ में। कब दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा। आपको ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्ज़ाम के अलावा एज अ नर्स, एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय। तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कब माना जाता है, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा। और जब आईओपी बढ़ता है, आईओपी का मतलब आँखों में जो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, और ये आईओपी के कारण ही होगा। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और आज रात में ही मे बी 10 o'clock तक आपकी जीके की भी एक क्लास की जाएगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे, बाय बाय। The nurse instruct the client to monitor urine output while taking furosemide at home because use of the medication may lead to which of the following condition। तो यहाँ पर एक नर्स है किसी पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने क्या किया है, फ्रूसेमाइड लिया है। अब यहाँ पर फ्रूसेमाइड लेजिक्स आप लेते हैं, तो जब आप घर पे जाते हैं तो आपको किस चीज़ के लिए मॉनिटर करते रहना है, डिहाइड्रेशन के लिए, फ्लूइड ओवरलोड को, हाइपरनेट्रेमिया को कि हाइपरकैलेमिया को। तो ऐसे केस में जब मरीज़ लेजिक्स ले रहा हो तब एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेशेंट को कहें कि आप डिहाइड्रेशन को चेक करते रहें। क्या करना है, आपको मरीज के लिए डिहाइड्रेशन को चेक करना है कि जब भी जो डायरेटिक्स दिए जाते हैं फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं, तो यहाँ पर यूरिन आउटपुट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या, जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगी तो जब यदि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तब लेजिक्स देंगे, डायरेटिक्स देंगे। अब यहाँ पर जो फ्लूइड बढ़ा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम है लेजिक्स, और जो यहाँ पर फ्रूसेमाइड दिए जा रहे हैं वो हो सकता है कि ये ज़्यादा यूरिन आउटपुट करने के कारण क्या हो जाए, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाए। तो ऐसे केस में चाहे आप कोई सा भी, चाहे लूप डायरेटिक्स देते हैं, ऐसे केस में आपको पर्सन के लिए डिहाइड्रेशन को क्या करना है, चेक करते रहना है। क्लियर है, डिहाइड्रेशन को क्यों चेक करना है, फ्रूसेमाइड आपने दिया, मरीज को बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगी, यूरिन आउटपुट होती है तो आपको ऐसे केस में चेक करना है कि मरीज है जो बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट करने के कारण क्या हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट इज एनी वाइटल इवेंट लाइक बर्थ और डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद इन। तो ये सबको पता है कि कोई भी जन्म या फिर मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969 में आया था, 1969 में। अकॉर्डिंग टू दैट विद इन 21 डेज के कितना, विद इन 21 डेज के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवाना है। कब, 21 दिनों के अंदर। नेक्स्ट इज यूनिसेफ एस्टेब्लिश्ड एट विच ईयर। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1978 में, 1945 में, 1948 या फिर 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हेडक्वार्टर पूछते हैं तो कहाँ पर है इसका, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर स्थापना कब हुई, 1946 में। नेक्स्ट इज सून आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट और पेशेंट टू द हॉस्पिटल with head injuries, temperature rises 102 डिग्री फ़ारेनहीट, द सजेस्टेड इंजरी टू द। तो यदि मरीज को हॉस्पिटल में लाया गया है, इंजरी के बाद उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहीट है, तो आप कहाँ सजेस्ट करेंगे कि मरीज को यहाँ पे इंजरी हुई होगी, पैलेडियम में, थैलेमस में, टेम्पोरल लोब में कि हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ पर यदि फीवर आ गया, दैट मीन्स जो कंट्रोलिंग करने वाला पार्ट है ब्रेन का, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला पार्ट है, इंजरी वहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर आप चेक भी उसी पार्ट को करेंगे, किसको, हाइपोथैलेमस को। तो इंजरी कहाँ पे हुई है, हाइपोथैलेमस को, क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस ही बॉडी में क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेगा। कौन, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉज एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल
टू असेस क्लाइंट फॉर एसिडोसिस नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज। तो यदि आप कोरोनरी केयर यूनिट में एज ए नर्स काम करते हैं तो आर्टरी ब्लड सैंपल आपने लिया है तो नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.0, 7.30, 7.42 या फिर 7.50। तो यहाँ पर नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का होता है 7.35 टू 7.45। सो अकॉर्डिंग टू यदि हम ऑप्शन के जाते हैं तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 7.35 टू 7.45। तो नॉर्मल पीएच वैल्यू होती है। तो यहाँ पे कहा है कि आर्टेरियल ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो होगी 7.42। कितना? 7.42। एंटीटसिव ड्रग आर द ड्रग दैट इनहिबिट द। तो कौन सी ड्रग है इसको हम एंटीटसिव ड्रग कहेंगे, या फिर एंटीटसिव ड्रग हम किसको इनहिबिट करने के लिए यूज़ करेंगे? कफ को, स्वेटिंग को, एक्सेसिव टीयर्स को, कि ईचिंग के लिए? तो एंटीटसिव ड्रग आप जब खांसी की दवाई लेने जाते हैं उस पर एंटीटसिव लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एंटीटसिव और सिरप फॉर ड्राई कफ। तो यहाँ पर एंटीटसिव ड्रग है किसको इनहिबिट करने का काम करती हैं? कफ को। किसके लिए? खांसी को इनहिबिट करने का काम करेंगे कौन? एंटीटसिव ड्रग। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज द इन प्रेगनेंसी विच इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट फॉर HIV। तो प्रेगनेंसी में कौन सा कॉमन टेस्ट होगा HIV को डायग्नोज करने के लिए? एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 सेल काउंट टेस्ट, या फिर PCR। अब यहाँ पर PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में पूछा है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, चारों के 4 एग्जाम में आते हैं। HIV में एलिजा भी होता है, वेस्टर्न ब्लॉट भी होता है, CD4 सेल काउंटिंग भी होती है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी में पूछा है कि कॉमन टेस्ट कौन सा होगा HIV के लिए, तो होगा CD4 T सेल काउंट, जिसमें जो CD4 T सेल काउंट कितना है? 200 से भी कम हो जाएगा, लेस देन 200 तक हो जाएगा। किसमें? HIV में। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को HIV के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। एग्जाम में आता है कि HIV एड्स का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और एलिजा एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर HIV के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो और सकरा पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम, कंसील, एम्पुला, या फिर इंटरस्टिशियल पोर्शन। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे नैरो पार्ट यदि आपसे पूछा जाता है तो क्या है? इंटरस्टिशियल पोर्शन। क्या है? इंटरस्टिशियल पोर्शन। यदि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन पूछे तो वो होता है एम्पुला पार्ट में। कहाँ पर? एम्पुला में। सबसे नैरो पार्ट पूछते हैं तो वो है इंटरस्टिशियल पोर्शन। क्लियर है? और फैलोपियन ट्यूब में यदि इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है तो हम उसको कहते हैं साल्पिंजाइटिस। क्या कहेंगे? साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज द बर्थोलिन सिस्ट इज ट्रीटेड बाय। आपने बर्थोलिन ग्लैंड कई बार पढ़ा है कि वो वेजाइना के ऊपर दोनों साइड रहेंगी, मॉइस्चराइज से बनाने का काम करेंगी ये। तो यहाँ पर बर्थोलिन सिस्ट को आप कैसे ट्रीट करेंगे? पार्शियल एक्सिशन करेटेज से, मार्सुपिलाइजेशन से, मेडिकल थेरेपी से, कि लेज़र थेरेपी से? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बर्थोलिन सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाएगा, तो वो होता है मार्सुपिलाइजेशन। किससे? मार्सुपिलाइजेशन एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें जो सिस्ट रहेगी उसको क्या किया जाएगा? काट के अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मार्सुपिलाइजेशन प्रोसेस है बर्थोलिन सिस्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाएगी। क्या? मार्सुपिलाइजेशन। एग्ज़ाम में आपको आया हुआ है, आई थिंक हिमाचल प्रदेश में जब एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, उसमें आया था मार्सुपिलाइजेशन। सर्जिकल टेक्निक है जिसमें एब्सेस या फिर सिस्ट को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी है कि तो बर्थोलिन सिस्ट है। क्या है? बर्थोलिन सिस्ट है, इसके लिए मार्सुपिलाइजेशन प्रोसीजर अपनाया जाता है।
जिसमें जो भी सिस्ट है पहले उसको ओपन किया जाएगा कट लगा के, फिर जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जाएगा। जो भी पस है उस सिस्ट में या फिर फ्लूइड है कट लगा के बाहर निकाला जाएगा। देन उस सिस्ट को क्या कर दिया जाएगा, स्टिच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्किन को स्टिच कर दिया जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, कंगारू पाउच। जनरली फ्लूइड बाहर निकाला जाता है जब भी कोई भी सिस्ट से, तो यहाँ पर जो एक सैक बनेगा यहाँ पर फ्लूइड निकालने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, कंगारू पाउच। नेक्स्ट वन, गार्टनर्स डक्ट सिस्ट इज सीन इन। तो गार्टनर डक्ट कहाँ देखने को, सिस्ट देखने को कहाँ मिलेगी, वेजाइना में, हाइमन में, लेबिया माइनोरा की सर्विक्स में। जो वर्थोलिन सिस्ट है वेजाइना के दोनों साइड एक एक ग्लैंड होती है, वर्थोलिन ग्लैंड उसमें होगी। और जो गार्टनर डक्ट सिस्ट है ये देखने को मिलेगी कहाँ पर, वेजाइना में। कहाँ पर, वेजाइना में। ये या तो बिनाइन हो सकती है, जनरली ये मेनली क्या होती है, बिनाइन मतलब फैलेगी नहीं। जो कि वॉल्फियन डक्ट, जो फीमेल में वॉल्फियन डक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। इस सिस्ट को क्या कहा गया है, गार्टनर डक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। सभी मेडिसिन एज अ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर यूज़ की जाएंगी, मतलब आफ्टर इंटरकोर्स के बाद यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर। लेवोनोजेस्ट्रॉल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डेनाजोल, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, तो सब कुछ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आएगा किसी एक को छोड़कर। लेवोनोजेस्ट्रॉल तो जो आईपिल आइकेन है वो है जो विदिन 72 घंटे के ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, तभी इफेक्टिव होंगी। ओसीपी पिल्स आ जाएंगी, इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल आ जाएगा जो कि माला एन और माला डी में रहेगा। लेकिन जो डेनाजोल है, क्या है, डेनाजोल है जो कि एंडोमेट्रियासिस या फिर ब्रेस्ट डिसीज़ को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये मेडिसिन जनरली, ये मेडिसिन जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसके लिए यूज़ नहीं की जाती है, डेनाजोल। क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर डेनाजोल। बाकी ये तीनों पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय DMPA। तो DMPA एक क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। क्या है, DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि एवरी 3 मंथ में इंजेक्ट करवाना होता है इंट्रामस्कुलरली। जो जिसको हम शॉर्ट नाम से भी जानते हैं मार्केट में, क्या है, डेपो-प्रोवेरा, या फिर इसको शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। एवरी 3 मंथ में इसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जब इसको जो हर 3 महीने में इंजेक्ट किया जाता है तो इसके सभी रीज़न हो सकते हैं, मतलब सब कुछ इसके कॉज हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। वेट गेन हो सकता है आपका, एमनोरिया हो सकता है, जो रेगुलर साइकिल है आपका, जो पीरियड्स है हर 28 दिन में आता है तो वो 40 में आए, 35 में आए, ये रेगुलरिटीज़ हो सकती है। लेकिन थ्राम्बो एम्बोलिज्म इससे डेवलप नहीं होगा, किससे, DMPA से। तो DMPA क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि हर महीने में एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करवाया जाता है। इसका ब्रांड नेम है डेपो-प्रोवेरा, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट और DMPA, जो कि हर 3 महीने में इंट्रामस्कुलरली लगवाया जाता है फीमेल में। और यहाँ पर इसका जो मार्केट में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, ये किस नाम से आता है, अंतरा। किससे, अंतरा के नाम से अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट इज द वाइट लाइन्स फॉर्म्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एब्डोमेन है वहाँ पर वाइट कलर की लाइन बन जाएंगी, उनको हम क्या कहेंगे, लाइना नियाग्रा, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम, प्रेगनेंसी मास्क या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी में पूरे एब्डोमेन पर वाइट कलर, वाइट पिंक टाइप के जो मार्क बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेच मार्क्स। लोकल और जो हम लैंग्वेज में कहते हैं जो सबको समझ में आए वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेच मार्क। और इन्हीं स्ट्रेच मार्क को हम क्या कहेंगे, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। क्या कहेंगे, हिस्टीरिया ग्रेविडेरम। लाइना नियाग्रा तो जो लाइन होती है एक्सीफेस्टर्नम से लेके प्यूबिस सिम्फाइसिस तक वो कहलाएगी, जो सीधा बेली से लेते हुए
प्यूबिस सिम्फाइसिस तक रहेगी वो। लेकिन स्टीरिया ग्रेविडेरम में क्या होगा, एब्डोमेन के अलावा ये जो स्ट्रेच मार्क है स्टीरिया ग्रेविडेरम है, थाई में, बटक में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्टीरिया ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन, अ नर्सिंग मदर हैज़ क्रैक्ड निपल्स विच इज एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन इज केयर ऑफ अ क्लाइंट। तो यदि माँ को, नर्सिंग मदर का मतलब है लैक्टेटिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती हो, क्या हो, क्रैक्ड निपल हो, तो यहाँ पर एक नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा उस मरीज की केयर करने के लिए, अप्लाइंग द बेंजोइन टू टफर द निपल्स, कीपिंग द निपल्स कवर्ड विथ वार्म मॉइस्ट पैक, ऑफरिंग टू गिव बेबी अ बॉटल, एक्सपोजिंग द निपल टू एयर एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पर क्रैक्ड निपल है, तो ऐसे केस में ना तो आपको बच्चे का दूध पिलाना बंद करवाना है, हाँ यदि माँ को कोई डिसीज़ है तब करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केस में नहीं करवाना है। ऐसे केस में आपको निपल्स को एक्सपोज करने के लिए कहना है कि आप एयर में एक्सपोज कीजिए, ताकि जो एयर जाएगी जिसके कारण जो क्रैक निपल है वो क्या होंगे, हील होंगे और ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। तो यहाँ पर हमने 4 टाइप पढ़े हैं पेल्विस के, तो यहाँ पर वही है कि कौन सा टाइप यहाँ पे नहीं है, एंड्रॉइड, ऑब्स्टेटॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड। तो हमने पढ़ा है एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्टेटॉइड हमने नहीं पढ़ा है। क्या है, ऑब्स्टेटॉइड टाइप हमने नहीं पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, जो क्वेश्चन नंबर 51 से होगा 100 तक, वो हम नेक्स्ट क्लास में आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर अ वुमन शुड बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली फॉर अ साइन ऑफ। तो यदि लेबर को इंड्यूस कर रहे हैं आप, तो आपको कौन से साइन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, सीवियर पेन को, कॉर्ड प्रोलैप्स को, यूटेराइन टिटेनिंग को, कि हाइपोग्लाइसीमिया को, कौन से साइन को आप प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करना है, वो भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। मॉर्निंग में आपकी कल नेक्स्ट क्लास होगी, इसके आगे का पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक